हमेशा से ना एक कहावत है कि जब कोई घर बनता है तो सबसे पहले नींव रखी जाती है और फिर धीरे धीरे हम छत तक पहुंचते हैं। मतलब विकास का यही एक सीधा और पारंपरिक मॉडल रहा है हमेशा से। बिल्कुल। और पहले बुनियादी ज़रूरतें पूरी करो और फिर उच्च तकनीक या स्पेस के बारे में सोचो। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्सेज का स्टैक है ना, जी जिसमें 10 और 11 मई के कुछ बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट शामिल हैं, जी। वो एक अलग ही कहानी बता रहा है। हाँ, और आज के इस चर्चा का मिशन भी यही समझना है कि कैसे भारत इस पारंपरिक मॉडल को पूरी तरह से पलट रहा है। बिल्कुल पलट रहा है। मतलब हम एक ही समय में अंतरिक्ष की रेस में ग्लोबल नियम बना रहे हैं और साथ ही साथ जमीन पर अपने प्रशासन की नींव को भी एकदम हाईटेक कर रहे हैं। सही कहा। और इस बदलाव को समझने की शुरुआत नेशनल टेक्नोलॉजी डे से जुड़ी बड़ी उपलब्धियों से करते हैं। हाँ, मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि यार हम अब सिर्फ स्पेस रेस पे दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि ट्रैक खुद बिछा रहे हैं। ट्रैक बिछा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि भारत ने पहली बार अंतरिक्ष प्रणालियों पर आईएसओ की एक बेहद अहम बैठक की मेजबानी की है। और देखिए, ये सिर्फ एक और मीटिंग नहीं है, इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब हम आईएसओ या मानकीकरण की बात करते हैं तो जो देश नियम तय करता है ना, पूरी दुनिया के उद्योग को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, मतलब हम लीड कर रहे हैं। हाँ, भारत का इस लेवल पर आना दिखाता है कि हम तकनीक के सिर्फ खरीदार नहीं रहे, बल्कि उसके स्टैंडर्ड सेट करने वाले बन गए हैं। और यही बात प्राइवेट सेक्टर में भी दिख रही है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पिक्सल नाम के एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप को अमेरिका के एनआरओ यानी उनके नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सोचिए, एक भारतीय स्टार्टअप अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया और रक्षा एजेंसी को एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग डेटा दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा रोल रिवर्सल है। ये वाकई एक अहा मोमेंट है। और रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी चीज हुई है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कंबसर का सफल परीक्षण किया है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक सेकंड, ये स्क्रैमजेट असल में काम कैसे करता है? क्योंकि सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का गैजेट लगता है। इसे ऐसे समझिए कि जो आम रॉकेट या मिसाइलें होती हैं ना, उन्हें अपना ईंधन जलाने के लिए अपने साथ भारी भरकम ऑक्सीजन के टैंक ले जाने पड़ते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन स्क्रैम जेट इंजन एक खास तकनीक है जो उड़ते समय हवा से ही ऑक्सीजन खींच लेता है। ओहो, मतलब टैंक की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता है कि मिसाइल का वजन एकदम कम हो जाता है और उसकी स्पीड कई गुना, यानी आवाज की गति से भी कई गुना तेज हो जाती है। कमाल है यार। तो आसमान में हमारे पास पिक्सल के सैटेलाइट्स हैं और हाइपरसोनिक स्पीड है, लेकिन जब हम इन तकनीकी ऊंचाइयों से जमीन पर आते हैं तो यही सटीक डेटा भारत के प्रशासन को भी बदल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2027 की आने वाली जनगणना। हाँ, सोर्सेज के मुताबिक इस बार डेटा इकट्ठा करने वालों को क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड दिए जाएंगे। हो सकेगी तो फर्जी डेटा या घोस्ट एंट्रीज की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पर यहाँ मुझे एक चिंता होती है। मतलब थ्योरी में तो क्यूआर कोड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या भारत के दूर दराज के गांवों में जहां नेटवर्क की अक्सर समस्या रहती है, वहां ये नई तकनीकी उलझन पैदा नहीं करेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या हम बिना बुनियादी ढांचे के बस तकनीक थोप रहे हैं? देखिए, ये जमीनी चिंता बिल्कुल सही है। सिर्फ कार्ड पर क्यूआर कोड छाप देना काफी नहीं है। हाँ। अगर वहाँ के सिस्टम उसे स्कैन ही नहीं कर पाए तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। वही तो। तकनीकी समाधान तभी सफल होते हैं जब पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और लोगों को सही ट्रेनिंग मिली हो। पर अगर ये ठीक से लागू हुआ तो हमारे पास एकदम सटीक डेटा होगा। और सटीक डेटा से ही सटीक नीतियां बनती हैं। शायद इसी का असर है कि हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही पॉजिटिव डेटा पॉइंट है। झारखंड वाला। हाँ, झारखंड ने प्राइमरी स्कूलों में 0% ड्रॉप आउट रेट हासिल कर लिया है। यानी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह के मजबूत प्रशासन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए ना, पीछे एक बहुत बड़ी वित्तीय ताकत की जरूरत होती है। यही वजह है कि डेटा और तकनीक का ये असर अब बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि कोटक महिंद्रा बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक में 99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। जी, आरबीआई से मंजूरी मिली है। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अगर इतने बड़े बैंक और भी विशाल हो जाएंगे तो क्या आम ग्राहक के लिए ऑप्शंस खत्म नहीं हो जाएंगे? क्या इससे बाजार में मोनोपोली नहीं बढ़ेगी? सतह से देखने पर यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे का कारण समझना जरूरी है।
जब बैंक आपस में मिलकर एक विशाल इकाई बनाते हैं तो उनकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो जाती है। ओके, अच्छा, तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है। हाँ, और जहां तक मोनोपोली की बात है तो वहीं पे नियामक संस्थाओं का काम शुरू होता है, ये सुनिश्चित करना कि बाजार में संतुलन बना रहे। और वित्तीय संतुलन की बात करें तो सरकार की जो आम जन सुरक्षा योजनाएं हैं, जैसे कम प्रीमियम वाली जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाएं, उन्होंने भी अपने सफल कार्यान्वयन के 11 साल पूरे कर लिए हैं। सही कहा। और देखिए, ये विकास सिर्फ तकनीक या पैसों तक सीमित नहीं है, सामाजिक ढांचे में भी बदलाव हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट वाला ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 2027-28 के चुनावों से महिलाओं के लिए स्थायी उपाध्यक्ष पद का प्रस्ताव रखा है, जो अपने आप में एक बड़ा संस्थागत सुधार है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो भारत अब सिर्फ दुनिया को फॉलो नहीं कर रहा है। एकदम सही। चाहे वो स्पेस के नियम हो, बैंकिंग का स्केल हो या फिर नीतियां, हम एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। और इन सब के केंद्र में है डेटा और तकनीक का सही इस्तेमाल। पर जाते जाते ना एक विचार दिमाग में आता है। जिस तेजी से हम 2027 की जनगणना में QR कोड और हर चीज में सटीक डेटा का एकीकरण कर रहे हैं, क्या आने वाले दशकों में जमीनी स्तर की नीतियां पूरी तरह से सिर्फ एल्गोरिथम द्वारा तय होंगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जब हर फैसला डेटा करेगा तो क्या उसमें मानवीय संवेदनाओं और इंसानियत की कोई गुंजाइश बचेगी? खैर, ये सोचने वाली बात है।